नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इस सीरीज़ में हम सॉल्व कर रहे हैं लेट अस सी बुक की प्रॉब्लम्स। अब तक पिछली वीडियोस में हम सॉल्व कर चुके हैं लेट अस सी बुक की चैप्टर 4 तक की प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 की प्रॉब्लम्स फॉर सेक्शन ए। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है और जब भी मैं फ्यूचर में कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की प्रॉब्लम्स का श्री गणेश करते हैं। प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन पर। लेट अस सी बुक की चैप्टर 5 की सेक्शन है। दोस्तों यहाँ से हमारी प्रॉब्लम्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि अब तक की जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स थी। यहाँ से हमारे लूप्स शुरू होते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना कि सिर्फ सी लैंग्वेज के लिए बल्कि आपके पूरे प्रोग्रामिंग करियर के लिए। लूप्स के बिना आप समझ लीजिए कि जीवन ही नहीं है। इसलिए अब की प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान से समझें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको समझने में तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करूँगा। अगर मुझे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम लोग एक लाइव सेशन भी कर सकते हैं जिसमें मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देते रहें कमेंट्स के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ए। दोस्तों इस सेक्शन में हमें प्रोग्राम्स दिए गए हैं पहले से बनाए और हमको उनका आउटपुट जानना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो हमारा पहला प्रोग्राम है, हमें एक प्रोग्राम दिया है, इसमें प्रोग्राम शुरू हुआ, मेन फंक्शन शुरू हुआ। इसमें यहाँ पे एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, उसके बाद एक वाइल लूप आया और रिटर्न 0 कर दिया गया। हमसे पूछा गया है कि इन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें आई की वैल्यू हमने 1 दे दी। उसके बाद लिखा है वाइल आई इज़ लेस देन 10, यानी कि जब तक आई 10 से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है, ठीक है। अब लूप के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ये सेमीकोलन। यही इस प्रोग्राम में ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये सेमीकोलन ना होता तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता ये पूरा, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो हमारे एग्जीक्यूट होते। बट इस केस में क्योंकि ये सेमीकोलन बाद में लिख दिया गया है, इस वजह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ये बन गया। और आप लोग जानते हैं कि हमारे लूप में जब भी हम कंडीशन देते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, जो भी लूप के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वही सिर्फ एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए हम जितने भी हमारे स्टेटमेंट होते हैं हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने जितने भी स्टेटमेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो सब एक कंबाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट माना जाएगा और वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। बट इस केस में तो वाइल के बाद सीधे एक सेमीकोलन आ गया जो कि एक एम्प्टी स्टेटमेंट है। तो हमारा वाइल लूप चलेगा और उसके बाद आता है हमारा एम्प्टी स्टेटमेंट, तो यानी कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। चलिए इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, वाइल लूप के बाद सेमीकोलन। अब हम इसको एग्जीक्यूट जब करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रन हो रहा है, लेकिन कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये बस इनडेफिनेटली रन होता जाएगा, कभी रुकेगा भी नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और हमेशा 1 ही रहेगी क्योंकि ये चीज़ कभी रन ही नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम बी है हमारी, stdio डिक्लेयर किया, मेन फंक्शन आ गया। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखिए अब इसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, x, और x को इनिशियलाइज किया गया है विद वैल्यू 4। सेकंड वेरिएबल है y एंड थर्ड वेरिएबल है z। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जो कि इसी चैप्टर में
लेटेस्ट सी बुक के 5th चैप्टर में पढ़ाए गए हैं, आप ज़रूर उनको पढ़ा होगा। मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, ये माइनस माइनस जो होता है वो होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसका उल्टा होता है प्लस प्लस, जो कि होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब खास बात इसमें ये है कि माइनस माइनस ऑपरेटर किसी वेरिएबल के पहले भी लग सकता है और बाद में भी लग सकता है, माइनस माइनस ऑपरेटर भी और प्लस प्लस ऑपरेटर भी। अब अगर माइनस माइनस ऑपरेटर किसी वेरिएबल के पहले लग रहा है तो हम इसे कहेंगे प्री ऑपरेटर, यानी कि प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर किसी वेरिएबल के बाद लग रहा है ये तो हम कहेंगे इसे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह अगर प्लस प्लस ऑपरेटर है और वो पहले लग रहा है किसी वेरिएबल के तो हम कहेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और अगर किसी वेरिएबल के बाद में लग रहा है तो हम कहेंगे प्री पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब दोस्तों यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्री और पोस्ट ऑपरेटर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x, और ये माइनस माइनस ऑपरेटर वेरिएबल के पहले लगा हुआ है, यानी कि ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब प्री डिक्रीमेंट का ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर ये माइनस माइनस ऑपरेटर किसी वेरिएबल के पहले लगा है तो पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को ये डिक्रीज करेगा और उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू पढ़ी जाएगी। तो इस केस में जब x की वैल्यू है इनिशियल वैल्यू 4 और ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि पहले x की वैल्यू को ये डिक्रीज करेगा, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई 3, और अब इस x की वैल्यू पढ़ी जाएगी। तो अब इस x की वैल्यू पढ़ी गई 3, और उसी 3 को हमने y में स्टोर करवा दिया। तो इसका मतलब हमारे y में वैल्यू आ गई 3, ठीक है, और अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है 3। अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। अब ये क्या है, वेरिएबल के बाद माइनस माइनस, इसका मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है कि पहले आपके वेरिएबल की वैल्यू पढ़ी जाएगी, उसके बाद में आपके वेरिएबल की वैल्यू कम होगी। तो अब हमारी x की वैल्यू 3 हो चुकी थी पहले स्टेटमेंट में। अब क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो पहले हम x की वैल्यू को पढ़ेंगे, तो x की वैल्यू अभी करंटली क्या है 3, और उसके बाद x की वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। तो यानी कि अब x की वैल्यू हो गई 2। तो पहले हमने x की वैल्यू पढ़ी 3 और उसको हमने z में सेव करवा लिया, तो z में हमारा क्या स्टोर हो गया 3, तो यहाँ पे 3 स्टोर हो गया। और अब x की वैल्यू को एक कम कर दिया गया तो x की वैल्यू हो गई 2। तो इसलिए जब हम x y z प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट होगी 2, उसके बाद y में 3 और z में भी 3, तो इसका आउटपुट होगा 2 3 3। चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये कोड आपकी स्क्रीन पर है। x हमने डिक्लेयर किया 4, y इज इक्वल टू प्री डिक्रीमेंट x, देन z इक्वल्स टू पोस्ट डिक्रीमेंट x, देन प्रिंटर। अब इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं तो देखिए 2 3 3। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। अगर ये आपको क्लियर नहीं होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमारी इसी से रिलेटेड है। देखिए, इसमें यह है प्रॉब्लम सी। इसमें सबसे पहले x वेरिएबल डिक्लेयर किया गया और उसको इनिशियलाइज कर दिया गया 4 वैल्यू से। फिर उसके बाद y वेरिएबल डिक्लेयर किया गया और उसको इनिशियलाइज कर दिया गया 3 की वैल्यू से, और फिर एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया गया z। नाउ z जो है वो है x माइनस 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 ऑपरेटर एंड y। अब इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। x माइनस माइनस मीन्स पोस्ट डिक्रीमेंट ऑफ x में से आप माइनस कर दीजिए y को, ठीक है, सिंपल है। इस वाले चीज़ की जो वैल्यू आती है उसमें से हमें माइनस कर देना है y को, ठीक है। अच्छा, अब माइनस सबसे पहले हमारा यहाँ पे इवेल्यूएट क्या होगा, सबसे पहले हमारा इवेल्यूएट होगा x माइनस माइनस, ठीक है। तो
एक्स माइनस माइनस आपको पता है कि ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब वेरिएबल के बाद माइनस माइनस लगा हुआ है, तो यानी कि पहले वेरिएबल की वैल्यू पढ़ी जाएगी और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू को एक कम कर दिया जाएगा। तो करंटली एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो हमने 4 की वैल्यू पढ़ी, तो अब यहाँ पे हमने 4 पढ़ लिया और x में एक वैल्यू कम कर दी, तो अब x में हमारा 4 की जगह 3 स्टोर हो गया, पर हम पहले वैल्यू पढ़ चुके हैं 4। तो x माइनस माइनस की जब हमने वैल्यू पढ़ी तो इसका आउटपुट आया 4, x की वैल्यू उसका हमें डिक्रीज होकर 3 हो गई और इस 4 में से हमने माइनस कर दिया 3 क्योंकि y की वैल्यू 3 है। तो जब 4 में से 3 माइनस किया तो आंसर आया 1, तो यही आंसर z में स्टोर हो गया। तो z में हमारी स्टोर वैल्यू हुई 1, x की वैल्यू अब हो चुकी है 3 और y में तो 3 है ही। तो जब हमने x y z को प्रिंट किया तो यहाँ पे प्रिंट होगा x की वैल्यू जो कि हो गई है 3, y की वैल्यू जो कि 3 है ही और z की वैल्यू 1, यानी कि 331 वुड बी द आंसर। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, इसको फटाफट एग्जीक्यूट करते हैं और देखिए 311 इज द आंसर। x में 3, y में 3 और z में 1। आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर ये आपको प्रॉब्लम समझ में आई है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब है हमारे सामने प्रॉब्लम डी। इसमें कह रहा है ये कि भाई वाइल a इज लेस देन b प्रिंट दिस स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि जब तक a b से छोटा है तब तक ये प्रिंट करते चले जाओ। तो ये जो हमारी कंडीशन है कि a इज लेस देन b, जब तक ये ट्रू है तब तक हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होता रहेगा। अच्छा, और ये फॉल्स कब होगी? कभी भी नहीं। तो ये कंडीशन तो हमारी सदा ही ट्रू है, कभी चेंज होगी ही नहीं। और ये क्योंकि सदा ट्रू है इसलिए बस ये प्रिंट ही करता चला जाएगा। तो ये बेसिकली एक इनफाइनाइट लूप है, ऐसा वाइल लूप जो कि इनफाइनाइटली चलता ही चला जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका आउटपुट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i और हमने कहा y इक्वल्स टू 10। जब तक वाइल i इक्वल्स टू 10 मीन्स जब तक i जो है वो 10 के बराबर है तब तक ही प्रिंट करते चले जाओ। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया है, ना कि इक्वल्स ऑपरेटर। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हमें इक्वल ऑपरेटर यूज़ करना होता है, और जबकि इक्वल ऑपरेटर हमारा क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ नहीं किया इक्वल, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। और असाइनमेंट ऑपरेटर आप जानते हैं हमेशा वही वैल्यू रिटर्न करता है जो कि उसके राइट हैंड साइड पर है। तो अब इसके राइट हैंड साइड पर है 10, तो जब इसने किया i इज इक्वल टू 10 तो उसने वैल्यू रिटर्न करी 10। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या बन गया? वाइल 10, जब तक 10 है तब तक ये प्रिंट करते चले जाओ। तो इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट लूप बन गया और यही स्टेटमेंट बार बार प्रिंट होता चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। देखिए सबसे पहले एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया x और x में वैल्यू डाल दी 1.1। अब इस x को हमने कंपेयर किया इक्वल ऑपरेटर के साथ 1.1 के साथ कि अगर 1.1 के इक्वल है तो फिर ये चीज़ प्रिंट करवा दो। अब आप लोग सोचेंगे कि हमने x में 1.1 डाला है और उसी को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है कि अगर x 1.1 के इक्वल है तो आप इसको प्रिंट करवा दीजिए, तो ये प्रिंट होगा। लेकिन एक्चुअली ये जो चीज़ है ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, इसलिए अंदर का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? x तो 1.1 के इक्वल है, पर नहीं है, क्योंकि हमने x डिक्लेयर किया है एक फ्लोट वेरिएबल और फ्लोट वेरिएबल का साइज होता है 4। जबकि जब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं 1.1 तो 1.1 एक फ्लोट वेरिएबल नहीं है, 1.1 एक डबल वेरिएबल है जिसका साइज है 8। तो x का साइज तो है 4 और वो फ्लोट टाइप का है, और 1.1 का साइज है 8 और वो डबल टाइप का है, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं,
ये तो सेम टाइप ऑफ वेरिएबल भी नहीं है, एक फ्लोट है और एक डबल है, तो इसलिए ये जो चीज़ है ये फॉल्स है, x इज़ नॉट इक्वल टू 1.1, इसलिए ये चीज़ कभी प्रिंट नहीं होगी। चलिए इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये प्रोग्राम, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि इनका साइज़ क्या है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया सबसे पहले साइज ऑफ x, है ना, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ साइज ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और साथ ही में मैं साइज ऑफ 1.1 भी प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो मैं दोनों का साइज बताएगा। देखिए साइज ऑफ x है 4 और साइज ऑफ 1.1 है 8, क्योंकि x जो है फ्लोट टाइप का है और 1.1 जो है वो डबल टाइप का है, तो इसलिए ये इक्वल है ही नहीं। आप कहेंगे कि अच्छा तो हम इसको इक्वल कैसे बनाएं, तो ये इक्वल तब बनेगा जब हम इस 1.1 को भी एक फ्लोटिंग वेरिएबल बना देंगे। तो फ्लोटिंग वेरिएबल जब डिक्लेयर हम करते हैं तो उसका तरीका होता है उसके आगे f अपेंड कर देना। अगर 1.1 के बाद आपने f अपेंड कर दिया तो अब ये एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल बन गया। देखिए यहाँ पे मैं f अपेंड कर देता हूँ और उसका साइज भी देख लेंगे हम साथ ही साथ। अब ये जो है प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए अब दोनों का साइज भी सेम हो गया क्योंकि दोनों फ्लोटिंग टाइप के हो गए, और ये अंदर वाला स्टेटमेंट जो था वो प्रिंट भी हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस सेक्शन की सारी प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है या कि में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लेट अस सी बुक की चैप्टर 5 की ही सेक्शन बी की प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है क्योंकि इस सेक्शन में हम लूप्स का यूज़ करके प्रॉब्लम लिखेंगे, और लूप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।